सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा लघुसिद्धान्त कौमुद्याः पाठमादाय अहं डॉक्टर उमाकांत शुक्लः समुपस्थितोऽस्मि। पाठारम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह पाठ लघु सिद्धांत कौमुदी का हिंदी भाषा में ही चलता है। पाठ के क्रम में जिन सूत्रों का व्याख्यान आज करना है, वे क्रम से सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जिनकी प्रवृत्ति उत्थानम उत्तंभनम इस प्रयोगद्वय में होती है। सूत्र है जो प्रमुख सूत्र है, पूर्व सवर्ण करने वाला, उदः अस्था स्तंभो, यह सूत्र है। इस सूत्र में ये पूर्व सवर्ण करने वाला सूत्र है और इस सूत्र के सहयोग के लिए दो परिभाषा सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। एक तस्माद्वित्युत्तरस्य, दूसरा आदेः परस्य। फिर खरिच इस सूत्र से चर्त होता है। तो वो चर्त्व की क्या स्थिति होगी उसको बताएंगे। और झरोझरी सवर्णी इस सूत्र से लोप भी होता है, तो विकल्प से लोप होगा। तो क्या संपूर्ण चीजें हैं, इस पर ही आज विचार करना है। पहले सूत्रों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर प्रयोग को बताते हैं, सरलता होगी। जिस क्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों का उल्लेख है, उसी क्रम में चर्चा करते हैं। सूत्र पहला है उदः अस्था स्तंभो, यह सूत्र है। समझ लेते हैं। उदः यह पंचम्यंत पद है और दिग्योग पंचमी है। यहाँ उसका क्या मतलब है, इस चीज को बताएंगे। क्योंकि इस सूत्र के अर्थ की बात है तो पहले इसी को समझते हैं। तो दिग्योग पंचमी उदाह में है और उस पंचमी को देख करके अन्यारादित ररते दिक् शब्दांचूतर पदा जाहि युक्ते, यह सूत्र है
कारक प्रकरण का। इसी सूत्र से यहाँ पर पंचमी उदाह में समझनी चाहिए। परस्य है, समझ रहे ना? अरे परस्य यहाँ की बात नहीं। उदाह ये हो गया। अस्था स्तंभो षष्ठी है, द्विवचन, ठीक है ना? तो षष्ठी का द्विवचन है। अस्था और स्तंभ इन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण की बात है। माने कहीं अस्था मिलेगा, कहीं स्तंभ मिलेगा। ये जो है इन्हीं के स्थान में पूर्व सवर्ण करने की बात है। तो कैसे होगा इसको बताएं। पूर्वस्य शब्द है, तब पूर्वस्य केवल है, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण इस सूत्र में जो पर सवर्ण है उसमें से सवर्ण को लाना है, समझे? चूंकि पूर्वस्य है ही और पूर्वस्य सवर्णः भवति, तो पूर्व सवर्ण। अब मन में ये जिज्ञासा होगी कि पर सवर्ण के साथ संयोग शिष्ट सवर्ण आएगा कैसे? तो उसके लिए पर को या तो पृथक पद करिए तो सवर्ण आ जाएगा, अथवा स्वरितेनाधिकारः सूत्र है तो सवर्ण में स्वरितत्व प्रतिज्ञान करिए। तो स्वरितत्व प्रतिज्ञान के आधार पर जिस शब्द को हमको कहीं लाना है शास्त्रीय प्रयोग के लिए, उसके लिए स्वरितेनाधिकारः आचार्य पाणिनि ने इस सूत्र को बनाया, जिसके आधार पर किसी एक देश में स्वरितत्व का प्रतिज्ञान करते हैं और उसका फल होता है कि संयोग शिष्ट होते हुए भी माने एक देश की अनुवृत्ति कर ली जाती है। एक बात तो पूर्व सवर्ण यह अर्थ जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, वृत्ति भी देख लेते हैं, इसी के आधार पर फिर क्या लिखते हैं। अच्छा, तस्मात् द्वित्युत्तरस्य के आधार पर यहाँ पर परस्य की उपस्थिति होगी, निर्दिष्टे की भी उपस्थिति होगी। दिग्योग पंचमी को देख करके तस्मात् द्वित्युत्तरस्य इस परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होगी और फिर इसका निर्दुष्ट अर्थ हो पाएगा। परस्य एक वचन है, लेकिन देखने की बात यह है कि स्था स्तंभो द्विवचन है। उस द्विवचन को देख करके परस्य भी जो है द्विवचनांतत्वेन परस्य का भी विपरिणाम कर देंगे। तो उदाह परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्णः स्यात्, यह जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में आचार्य लिखते हैं, समझे? अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि निर्दिष्टे की भी उपस्थिति होती है, तो निर्दिष्टे है क्या? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य वह सूत्र है, वह औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत घटित जो सूत्र है, ऐसे सूत्रों में वह जो है अव्यवहित तत्वांश की उपस्थिति कराता है, समझ रहे ना? और पूर्वस्य की, ठीक है, वहाँ पर अपना अव्यवहित। तो यहाँ पर भी उसी तरह उद से अव्यवहितत्वेन, समझे, उपस्थित माने परत उदव्यवहित परत्व विशिष्टयो हो
स्तंभो पूर्व सवर्ण स्यात्। ये अर्थ होता है तस्मात् द्वित्युत्तरस्य इस सूत्र की प्रवृत्ति के आधार पर। समझ रहे हैं? तो देख लेते हैं कि तस्मात् द्वित्युत्तरस्य इस सूत्र की स्थिति यहाँ बनती कैसे है। सबसे पहली बात यह है कि तस्मात् पंचम्यंत है और यह अनुकरण ही कहिए। तस्मात् यह जहाँ घटित हो ऐसा अर्थ नहीं है। तस्मात् से दिग्योग पंचम्यंत पद घटित जो भी सूत्र हैं वहाँ पर तस्मात् द्वित्युत्तरस्य की उपस्थिति होती है और परस्य और निर्दिष्टे इस पदद्वय की यह उपस्थिति कराता है। समझ रहे हैं? और ध्यान रखने की बात यह है कि सूत्र में तस्मात् है, तस्मात् इति शब्द महिम्ना, ध्यान रखना, इति शब्द जो लिखा गया है उस इति शब्द के प्रयोग बल से या उल्लिखित हो जाने से पंचम जो तद है तस्मात् है वह पंचम्यंत पदार्थ परक बनता है। समझे? अर्थात दिग्योग पंचम्यंत पदार्थ परक हो जाता है और ऐसे पंचम्यंत पद घटित सूत्रों में ही तस्मात् द्वित्युत्तरस्य इस सूत्र के द्वारा पारस्य और निर्दिष्टे इसकी उपस्थिति कराई जाती है। समझ रहे हैं? तो अव्यवहितोच्चारितात् पंचम्यंत पदार्थात् पारस्य कार्यम भवति या कार्यम बोध्यम, ये जो है अर्थ है इस सूत्र के द्वारा करा दिया जाता है। तो उदः अस्था स्तंभो हो पूर्वस्य इस सूत्र में इसी अंश की उपस्थिति ये सूत्र परिभाषा सूत्र कराता है। समझ रहे हैं? इसीलिए वृत्ति में जो लिखते हैं तो पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम परस्य ज्ञेयम, ऐसा करके वृत्ति वहाँ पर लिखते हैं। तो दिग्योग पंच माने पंचमी निर्देशेन का मतलब यह हो गया तो दिग्योग पंचम्यंत के उल्लेख, अगर यदि उल्लेख है तो समझ रहे हैं ना, तो जहाँ पर दिग्योग पंचम्यंतोच्चारण हुआ है या उसके द्वारा क्रियमाण जो कार्य है वह वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम। तो यहाँ वर्णांतर जो है अन्यः वर्णः वर्णांतरः, ध्यान रखिएगा। तो उन दोनों के बीच में किसी तरह का अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो। समझ में आ रही बात? और जैसा कि आपको जानना जरूरी है कि निर शब्द यहाँ पर अव्यवधान परक है निर्दिष्टे में, और दिश धातु है। समझे? और दिश धातु का यहाँ उच्चारण अर्थ है और अक्ता प्रत्यार्थ कर्म है। समझे? तो वर्णांतरेण अन्यो वर्णः वर्णांतरम बताए ही, और उस अन्य वर्ण से व्यवधान रहित पर को कार्य होता है, यह चीज भी समझना चाहिए। और वर्णांतरेण का क्या तात्पर्य है इसको भी आप समझो। आप तो यही समझते हैं कि दूसरे वर्ण का बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि अर्धमात्राधिक काल से अधिक का व्यवधान
सोढ़व्य नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। और वर्णांतरेण यह उपलक्षण है अर्धमात्राधिक काल का, कि अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये वर्णांतरेण इस चीज का उपलक्षण है। ऐसे में जो है कार्य होता है। तो पूर्व सवर्ण कार्य इसी सूत्र के आधार पर जो है वहाँ। अब लेकिन एक समस्या आई कि आपने यहाँ तक तो ठीक है, माने उद और स्था स्तंभो इनके बीच में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पूर्व सवर्ण होगा। लेकिन अस्था स्तंभो में षष्ठी है और षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होता है वह अंत्य अल को होता है। जैसा कि आप जानते हैं सूत्र है अलोन्त्यस्य, समझे। तो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंत अल को होगा। तो उस सूत्र की यदि प्रवृत्ति होवे तो पूर्व सवर्ण जो है अस्था और स्तंभ के अंत अल को प्राप्त होगा, समझे। तो लेकिन यहां अंत अल को क्रियमाण कार्य है नहीं। तो इस आपत्ति का वारण करने के लिए, या कह लीजिए कि जो सूत्र यहाँ पर लिखते हैं तस्मात् द्वित्युत्तरस्य के बाद आदेह परस्य, यह आदेह परस्य सूत्र अलोन्त्यस्य इस सूत्र का अपवादभूत सूत्र है, समझे। तो स्वाभाविक है जिज्ञासा होगी कि आखिर आदेह परस्य इस सूत्र का क्या तात्पर्य है, हम क्या समझें। तो आदेह परस्य इस सूत्र को समझे हम, तो सबसे पहले यह सूत्र उत्सर्ग शास्त्र के रूप में समझिए, सामान्य शास्त्र हुआ लोन्त्यस्य, और उसका अपवाद हुआ आदेह परस्य। तो परस्य क्या है, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हुई, स्थाने की उपस्थिति होगी। परस्य स्थाने यद विहितम, तो तस्मात् द्वित्युत्तरस्य के सहयोग से उदः स्था स्तंभो हुई से सूत्र से अस्था स्तंभ उद से अव्यवहित अस्था स्तंभ को पूर्व सवर्ण कार्य विहित है, समझ रहे ना। तो परस्य यद विहितम कार्यम तत्कार्यम यस्य स्थाने विहितम अस्ति, जिसके स्थान में विहित है उसके आदि में होता है, उसके आद्यवयव को होता है। आदि शब्द वैसे भी अवयव परक है, तो आद्यवयव को होता है, यह समझ लेना चाहिए। यह आदेह परस्य की यह परिभाषा सूत्र का अर्थ हुआ। तो अलोन्त्य को अपवाद कर, समझे, आदेह परस्य के द्वारा पूर्व सवर्ण कार्य जो कार्य है उसको, वह कार्य जिसको भी थे उसके आद्यवयव को इस सूत्र के बल पर कहा जाएगा या किया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यदि बात करें कुछ अर्थबोध की, तो यहाँ अलोन्त्यस्य इस सूत्र से अलह की अनुवृत्ति कर लीजिए और परस्य की आवृत्ति करना है। आवृत्त जो परस्य होगा वह परार्थ का बोधक होगा और तृतीयांतत्वेन उसका विपरिणाम करना है। परार्थ बोधक जो शब्द, या कह लीजिए परार्थ बोधक शब्द से पर के स्थान में जो कार्य कहा गया है
वह तत् षष्ठी निर्दिष्ट से आदेह अलह भवति, यह अर्थबोध होगा। समझ रहे हैं ना? तो षष्ठी निर्दिष्ट अस्था स्तंभो है, उसका आदि अल सकार, वहां पर भी सकार, उस अल को, आदि अल को आद्यवय जो अल है, वर्ण है, उसको होता है, यह अर्थबोध होगा। समझे? तो इस तरह से इसका इसकी जो बात हुई वो यह हुई। अब आता है झरोझरी सवर्णी। तो झरोझरी सवर्णे में भी कोई विशेष उस तरह की बात नहीं है। हलहा ला लीजिए। तो स्वाभाविक है, वो पंचमी है। हल से परे झर का झरह षष्ठ्यंत है और झरी निमित्त सप्तमी है। तो झर परे रहते, माने हल से परे यदि झर है तो उस झर का लोप होता है, लेकिन सवर्णी झर बाद में यदि है तो यह झरोझरी सवर्णे का अर्थ हो गया। एक सूत्र और है जिसकी प्रवृत्ति यहां पर अपने को करनी है, वह है खरिचा। तो खरिचा यह सूत्र झलाम जश झसी झल को ले आइए, समझ रहे हैं, और झलाम को लाइए और अभ्यासे चर्च सूत्र है वहां से चर को ले आइए। तो खरी यहाँ पर है ही, तो खरी परे झलाम चरह शिव। समझे? तो झल को चर होता है खर परे रहते, तो यहाँ पर इसकी भी संप्राप्ति होती है। इस तरह से जो यहाँ पर प्रवृत्त होने वाले सूत्र हैं उनका लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर अर्थ निर्वचन हुआ। अब प्रवृत्ति कहाँ होती है या किस लक्ष्य के लिए हम लोगों ने इतना जो है संपूर्ण द्राविड़ प्राणायाम किया है हम लोगों ने, तो उसको समझ लेते हैं कि प्रयोग है पहला, देख लीजिए, उत्थानम। तो उद्धन स्थानम है, ठीक है। उत उपसर्ग पूर्वक अष्टागत निवृत्त धातु है और उससे भाव में लुट प्रत्यय आप करिए। लुट में टाकीत संज्ञा, लाकीत संज्ञा, यू बचा यू रणाकौ से अन करिए, वहां पर धात्वादे खासा करिए, निमित्ता पाए नैमित्तिक अस्याप्य पाया से अस्था बचेगा। समझे? उद है, स्थानम है, समझे? तो उद स्थानम इस स्थिति में देख लेते हैं। जो प्रारंभ करेंगे प्रक्रिया उद स्थानम यहां से करेंगे, बता ही दिया हूं। उद उपसर्ग है, अष्टागत निवृत्त धातु है, भाव में ल्युट प्रत्यय हुआ है। इस तरह से उद उत्थानम है, लेकिन उदधन स्थानम, ये स्थिति। इस स्थिति में सूत्र उदाह अस्था स्तंभो, इसकी उदास्था स्तंभो पूर्वस्य की प्रवृत्ति करिए। देख लेते हैं, पूर्व सवर्ण करना है। यहां पर अस्था दिख रहा है स्थानम में, तो उदह स्वाभाविक है, उद है ही, उससे अव्यवहित परत्वेन स्थानम दिख रहा है। पूर्व में कौन है? दकार, उसका सवर्णी अपने को करना है। तस्मात् द्वित्युत्तरस्य के आधार पर उद और स्थानम के बीच में किसी तरह का अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान नहीं है, वर्णांतर का व्यवधान नहीं है।
इसलिए पूर्व सवर्ण की प्राप्ति हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं। आदेह परस्य को भी लगाएंगे। अभी फिलहाल पूर्व सवर्ण की प्राप्ति करा लीजिए, हो गई पूर्व सवर्ण की प्राप्ति। अब देख लेते हैं पूर्व का सवर्णी करना है। सवर्ण संज्ञा जब आप करते हैं तो आपको पता है सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वहाँ पर तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का मिथः परस्पर एक होता है उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। द का सवर्णी सकार है कि नहीं है, इस पर आप विचार करिए। कैसे होगा प्रक्रिया पूरा बताएंगे, लेकिन पूर्व सवर्ण करना है, इसलिए देखिए पूर्व का सवर्णी है कि नहीं है, देख लेते हैं। तब पूर्व में माने दकार के सवर्णी तथा दादा ना होंगे, क्योंकि स्पृष्ट प्रयत्न है स्पर्श संज्ञक वर्णों का। तथा दाधा ना के स्पृष्ट प्रयत्न में किसी तरह का कोई संदेह नहीं। उच्चारण स्थान भी दंत है, तो इस तरह से उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट एक हुए पांचों के। तब पूर्व का सवर्णी 5 ठो प्राप्त हुआ। उनमें से कौन हो, तो क्या कोई हो सकता है सवर्णी केवल उच्चारण स्थान के आधार पर? तो सकार को कह सकते हैं, लेकिन सवर्णी की बात है। पूर्व का सवर्णी, तब पूर्व के सवर्णी तथा दाधा ना है, प्राप्त हुए। ना अनुनासिका तो विशिष्ट है, इसलिए उसको और थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, तो भी 4 प्राप्त है। सकार को करेंगे कौन, तो पूर्व का सवर्णी और सकार के सदृश, यहां पर इतना जोड़ लीजिएगा। तो सादृश्य या अंतरतम, पूर्व के सवर्णी तो ठीक है पूर्व का सवर्णी, लेकिन वह अंतरतम होना चाहिए सकार के। तो आंतर्य जो है क्या किया जाए, तो सादृश्य देखेंगे तो सकार का जहां अंतर की बात होती है तो अंतरतम्य परीक्षा में बाह्य प्रयत्न की उपयोगिता है, समझे। तो अंतरतम सकार के देखना है अपने को कि कौन होगा। तो सकार का पहले देखिए कि बाह्य प्रयत्न है क्या, ठीक है। चूंकि पूर्व का कोई भी सवर्णी इसके सदृश नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसका माने प्रयत्न ही अलग हो जाएगा। ईषद विवृतम ऊष्मणा, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रयत्न ही भिन्न हो गया, उच्चारण स्थान भले ही सदृश हो। तो इसलिए अंतरतम वर्ण उन पूर्व के सवर्णियों में अंतरतम को ढूंढना है कि कौन है। तो सकार का सबसे पहले बाह्य प्रयत्न देखिए है क्या, तो खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में सकार आएगा। विवार श्वास अघोष प्रयत्न सकार का हुआ, समझे। और प्राण भी मिला लीजिए। तो सकार का ध्यान रखने की बात यह है कि शल प्रत्याहार में आएगा और सलश्च महाप्राण। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण महाप्राण वाले होते हैं। तो विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रयत्न वाला पूर्व का जो सवर्णी होगा वही सकार के स्थान में पूर्व सवर्ण के रूप में आप कर पाएंगे। देख लेते हैं कौन है उन चारों में। तो थकार ही ऐसा होगा, क्योंकि तकार मान लो ला भी लो, क्योंकि खर के अंतर्गत वो आ जाएगा, लेकिन 2 प्राप्त हुए उसमें से भी जब हम प्राण मिलाएंगे तो द्वितीय चतुर्थ वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। तो द्वितीय अथवा चतुर्थ, चतुर्थ तो पहले छट गया है, समझे। और
प्रथम जब हम प्रथम और द्वितीय प्राप्त थे तो उसमें से केवल द्वितीय को लेंगे महाप्राण वाला, तो थकार ही मिल पाएगा। तो अब देखिए, माने विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्नवान थकार ही होगा। तो सकार के स्थान में हम थकार कर देंगे, पूर्व सवर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। अब अलोन्त्यस्य कहेगा कि अंत्य अल को होता है, उसको रोक करके यहां पर अर्थ बता चुके हैं। आदेह परस्य सूत्र की प्रवृत्ति कराओ, और पर को जो कार्य विहित है वह जिसको विहित है उसके आदि अल को होता है, मैंने सकार को होगा। कर दीजिए सकार को थकार, तो उद था थानम, यह स्थिति हो गई। अब यहां पर खर्च की प्रवृत्ति करेंगे। क्या करेंगे? तो प्राप्त जरूर है लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में, लेकिन सूत्र लगा झरोझरी सवर्णे। तो झरोझरी सवर्णे के द्वारा जो हल कौन होगा? उद में जो दकार है, उस हल से परे झर कौन हुआ? था, जो सकार के स्थान में किए हो। सवर्णी झर कौन हुआ? थानम का थकार, उसके परे रहते थकार का लोप कर दो। और जो उद में दकार है उसको खरिच से चर तो कर दो। तो चर करेंगे तो दा को होने वाला चर प्रथमाक्षर ता होगा, तो उत्थानम यह रूप बनेगा। और अब देखिए जो चर्चा है खरिच के से संबंधित अब है, जब झरोझरी सवर्णे से थकार का लोप नहीं होगा, समझे? तो उस स्थिति में चर्त तो होगा दकार को, तो उत्थानम दो थकार वाला रूप यहां पर बनेगा, समझे? अब यहां पर कहते हैं कि खरिचा से क्या उस थकार को चर्त की प्रवृत्ति नहीं हो सकती? चर तो कर दें, समझे? तो कहा नहीं, चर्त्व की दृष्टि में जो पूर्व सवर्ण है वो असिद्ध होगा, समझे? तो इसलिए चर्त्वम प्रति पूर्व सवर्ण से असिद्धत्वा थकार से न चर्त्वम, थकार को चर्त्व नहीं होगा। तो दो थकार वाला रूप उत्थानम यह एक बनना है, समझे? एक यह है जो खर्चा की बार बार चर्चा हो रही थी, वहां पर यही बात है। तो यह है एक माने महत्वपूर्ण बात। और यदि हम एक और विचार करें कि महाभाष्यकार ने भी एक सूत्र क्रम रखा है, उस सूत्र क्रम में पूर्व सवर्ण असिद्ध नहीं होगा खरिचा की दृष्टि में, समझे? तो महाभाष्यकार का सूत्र क्रम यदि अपनाएं तो वहां चर तो हो जाएगा और द्वितकार वाला रूप भी बनेगा और एक थकार। उत्थानम दो तकार एक थकार, यह भी रूप संभव है, समझे? लेकिन अब यह है, यहां पर और एक विशेष बात होती है
कि चर्त की बात करते हैं आप, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि सिद्ध मान लीजिए महाभाष्यकार के सूत्र क्रम में भले ही हो, इसके बावजूद कहते हैं कि जो पूर्व सवर्ण है वह पूर्व सवर्ण चर्त्वापवाद हो जाएगा। तो वो चाहे जो क्रम हो, वो चाहे महाभाष्यकार का क्रम हो, चाहे आचार्य, उसमें तो मान लीजिए असिद्ध हो ही जाएगा। तो भाष्यकार के सूत्र क्रम में भी आचार्यों ने पूर्व सवर्ण को ही चर्त का अपवाद निर्णीत किया है। तो जब अपवाद भूत हो जाएगा तो अपवाद होने पर जो है वो पूर्व सवर्ण ही रहेगा, अर्थात चर तो नहीं हो पाएगा। तो एक तकार द्विथकार वाला ही रूप साधु है, यह समझना चाहिए। समझे? और कुछ चर्चाएं अगर करें तो ध्यान रखना, जैसे उत उपसर्ग से परे अस्थात, माने यहाँ पर भी कोई कह दे कि नहीं उदस्थात में यहाँ पर हम माने अट का व्यवधान है, क्रिया रूप है लुंग लकार का, तो कहीं वहाँ पर भी हम पूर्व सवर्ण कर दें। यदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते के आधार पर अस्थात अडागम विशिष्ट अस्था का ग्रहण हो जाएगा। अस्था से अडागम विशिष्ट अस्था का ग्रहण हो जाएगा, उससे परे होगा। उसके लिए कहिए कि निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, नियम है। तो भले ही यदागम के द्वारा आप जो है स्था से अस्था का ग्रहण करें, लेकिन निर्दिश्य मानता आकार रहित अस्था में ही होगी, चूंकि स्थान षष्ठी प्रकृति जन्योपस्थिति विषयता आकार रहित अडागम रहित अस्था में ही है। इसलिए अडागम विशिष्ट अस्था का स्था से ग्रहण नहीं होगा, और वहां पर पूर्व सवर्ण की जो आपत्ति देते हैं वो आपत्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नियम निर्दिष्ट मानस्यादेशा भवन्ति के आधार पर उस आपत्ति का वारण हम लोगों को कर लेना चाहिए। उदधन स्तंभनम है, यहाँ पर भी पूर्व का सवर्णी और पर के सदृश थकार होगा, तो उद थ तंभनम हो गया, और दकार को खर्चा से चर तो करिएगा, तो दो तकार माने तकार कर लेंगे तो उत, और उधर था है सकार को, तो उत्तंभनम यह जो है रूप बनेगा। तो उसका भी आप इसी तरह से बना लेना है। उत्तंभनम का भी रूप, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो लगभग बातें हो गई, इसमें और किसी तरह कुछ विशेष नहीं है। पूर्व सवर्ण उत्तंभनम में भी अपने को कर लेना है, और स्वाभाविक है सवर्णी झर तंभनम का तकार रहेगा ही, तो थकार का झरोझरी सवर्णी इस सूत्र से लोप कर लीजिएगा। तो उत्तंभनम यह दो तकार वाला रूप बनेगा, और जब नहीं लोप होगा तो उत्तंभनम
यह भी अपना बनाइए, उसमें कोई बात नहीं है। इस तरह से इन दोनों ही रूपों की सिद्धि हो जाती है। और आज के लिए इतना ही। इस पर विचार करिए, मनन करिए, फिर एक नया व्याख्यान लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।